चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारंग में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झांसर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसके झांसर का जो आरके सिंह वाला प्रैक्टिस सेट है, ये हम प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। और मैं आप सभी से हमेशा गुजारिश करता हूँ कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं लगने दे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पुलिस वाला 200 मीटर दूर खड़े चोर को पहचान लेता है। पुलिस वाला जो है, पुलिस यहाँ है, मान लीजिए चोर यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। यानी पुलिस जो है चोर को 200 मीटर से पहचान लेता है कि चोर है। ठीक है, अब देखिए चोर भागना, चोर अब यहाँ से क्या करेगा? भागेगा, देखेगा कि पुलिस आ रहा है तो यहाँ से ये चोर जो है भागेगा, भागना शुरू करता है और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है। चोर तथा पुलिस वाले के क्रमशः 10 किलोमीटर, पुलिस जो है चोर 10 किलोमीटर, चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है और पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है। ठीक है, भागने दीजिए। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? हमसे पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए क्या हो, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनका जो सापेक्ष गति हो जाएगा 11 - 10 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? सापेक्ष गति हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारा मीटर में दिया है तो 1 किलोमीटर, सॉरी ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर बात की जाए, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर दौड़ सकता है? तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि वो 1 घंटा में कितना दौड़ सकता है? तो 1000 मीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 6 मिनट में दूरी क्या होती है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यही होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसका क्या हो जाएगा? 1000 मीटर पर घंटा के हिसाब से भागेगा तो 1000 के घंटा में ये 1 घंटा 1000 मीटर 1 घंटा में भाग रहा है। टाइम हमको दिया है 6 मिनट बाद, तो 6/60 हो जाएगा। तो 6 से 60 कट जाएगा, 10 बार में ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 6 मिनट बाद वो कितना दूरी पर हो जाएगा? तो उन दोनों के बीच की दूरी 6 मिनट बाद क्या हो जाएगी? 100 मीटर होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 100 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक बैग में 13 सफेद और 7 काले बॉल हैं। 13 क्या है? सफेद बॉल है और 7 काले बॉल हैं। ठीक है, बेतरतीब 2 बॉल निकाले जाते हैं, इनमें एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, बेतरतीब निकालना है कि अब कितना बॉल निकालना है? तो 2 गेंद निकालना है। यानी कि मान लीजिए एक बॉक्स में 20 गेंद है, 13 सफेद और 7 काले, आपने आंख बंद करके निकाला, 2 बॉल निकालना है तो क्या हो सकता है? 13 में से तो हो सकता है कि 2 गो व्हाइट बॉल आ जाए या 7 में से 2 गो काला बॉल आ जाए, यही 2 गो प्रायिकता है। अब बेतरतीब यानी दोनों की बात की जाए, जब या की बात आ जाए तो हम क्या करते हैं? इन दोनों के जो ये होता है उसको हम जोड़ देते हैं। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 13 में से 2 गेंद निकालने का तरीका क्या होता है? 13C2 प्लस 7 में से 2 गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 7C2 और टोटल 20 बॉल में से 2 गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 20C2। हमने आपको एक चीज बताया था, अगर आपने प्रोबेबिलिटी का मेरा वीडियो देखा होगा तो NC1 का मतलब होता है n, NC2 का मतलब होता है n इंटू n-1/2। देखिए बहुत इजी तरीके से हमने बताया था, आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा। अब 13C2 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 12/2 लिख सकते हैं, 13 प्लस 7 गुना 6/2 लिख सकते हैं, 20 सीट को लिख सकते हैं, 20 गुना 19/2 लिख सकते हैं।
बात को समझ में आएगा? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 2 से 12 का 13 छक 78 प्लस 7 तिरिके 21 और ये हो जाएगा 19 दहा 190। अब जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8 1 9 7 2 9 यानी कि 99/190 आपका इसका प्रायिकता हो जाएगी। तो 99/190 यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुछ कुत्ते रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं, यानी कि आदमी और कुत्ते, यानी कि M फॉर मैन D फॉर डॉग यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है, यानी कि मैन और डॉग का अनुपात क्या है 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, यानी कि टोटल जो पैर है कितना है 54 है, यानी कि लेग्स, ये लेग्स कितने हैं 54 हैं। तो कुत्तों की कुल संख्या क्या होगी? कुत्ता क्या है? अगर हम इसे x मान लें, इसे 2x मान लें कि ये 5x है, ये 2x है। बात को समझिएगा। अब देखिए अगर आदमी का कितना पैर होता है? आदमी के तो 2 पैर होता है। बात को समझिएगा। आदमी के पैर की संख्या 2 होता है और कुत्ता के पैर की संख्या कई गो होगा? तो कुत्ता का 4 पैर होता है। इन सभी का योगफल कितना है? तो 54 दिया गया है। बस 5 दूनी 10, 10x प्लस 8 दूनी 2 चौके 8x बराबर 54, यानी कि 18x का वैल्यू 54 है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 3 हमारे पास आ गया तो हम किस कर कुत्ता की कुल संख्या क्या होगी? तो कुत्ता कितना है 2x है, तो 2 गुना 3 यानी कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर करें। आप सभी के लिए मैं मेहनत करता हूँ और पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक हवाई जहाज से ठीक दाईं ओर बाएं सड़क के 2 लगातार मील के पत्थरों का अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा 45 डिग्री है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, मान लीजिए ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बनाने नहीं आएगा हमको, लेकिन हम मान लिए कि ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। अब जब हवाई जहाज ये उड़ रहा है तो कह रहा है यहाँ से अवनमन कोण कितना है? यहाँ से अवनमन कोण 60 डिग्री है और यहाँ से एक मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो एकांतर कोण इसका क्या हो जाएगा? ये 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60, ठीक है, यही होगा। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हम एक लंब डाल दें तो ये 45 तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 45 तो ये भी क्या होगा 45 होगा, ये 60 तो ये कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है? ऊंचाई ज्ञात करने को पूछा, तो हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, यानी कि ये ऊंचाई हमारे पास क्या होगी। अब देखिए हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसका एक एंगल 60 है, एक 30 है, तो 60 डिग्री के सामने जो भुजा होता है ना वो क्या होता है? a√3 होता है और 30 डिग्री के सामने क्या होता है? a होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये भुजा हमारा a हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये भुजा हमारा क्या हो गया? a हो गया, ठीक है। अब आते हैं 45 डिग्री के केस में, तो ये 45 डिग्री ये है, ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने क्या होता है? 1 होता है। तो 45 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? ये भुजा 1 होगा, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात को समझिएगा। 60 डिग्री के सामने ये क्या है? 60 डिग्री के सामने ये √3 है और ये 45 डिग्री के सामने, तो जब ये वैल्यू √3 हो गया तो 45 डिग्री के सामने 1 होता है, 45 के सामने 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? √3। तो ये वाला वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगा? √3। बात को समझिएगा। 45 डिग्री के सामने एक होता है, 45 डिग्री के सामने 1 होता है, तो अगर 45 डिग्री के सामने √3 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू देखें
तो ये क्या हो जाएगा 1+√3। लेकिन हमको किस ये 1+√3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √3 वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ से 1 यूनिट की हम देखें, ये क्या हो जाएगा √3 बटा 1+√3। ठीक है, अब जानते हैं कि √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 बट्टे में 1+1.732 देखेंगे तो 1.732 में 2.732 से भाग देंगे, ये 0.634 मिल के पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो जब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि 1/cos θ बराबर a+1/4a हो तो tan θ प्लस 1/cos θ का मान क्या होगा। देखिए यहाँ हमसे tan की बात की गई है, यहाँ 1/cos है, यहाँ भी 1/cos θ है। अब देखिए tan और cos में रिलेशन है नहीं है, tan और sec में रिलेशन होता है। हम जानते हैं कि tan और sec में रिलेशन होता है, तो 1/cos θ क्या होता है 1/cos θ, ये क्या होता है sec θ। यानी अगर sec θ बराबर 1+1/4a कर दें तो हमारा पास क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम क्या करते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करते हैं। बात को समझिएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या रिलेशन हो सकता है, tan थीटा प्लस 1/cos θ को क्या कर दिए sec θ कर दिए। अब देखिए tan थीटा बराबर, यहाँ अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आया कि tan थीटा बराबर √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये tan थीटा के जगह √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा यानी sec थीटा का मान क्या है 1 + 1/4 है, यानी कि √1 + 1/4a का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस sec थीटा का मान कितना है a + 4a, a + 1/4a। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर है, उसे खोलते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या खुलेगा a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1/4a का स्क्वायर यानी कि 1/16a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a 1/4a माइनस का 1। अब देखिए a से 1 कट गया, 2 से 4 कट गया, 1/2। अब 1/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4, ये माइनस का 1/2, ये माइनस का क्या हो गया 1/2 हो गया। अब प्लस sec थीटा जिनका sec थीटा ही रहने दीजिए फिलहाल, इसको भी sec थीटा ही रहने देते हैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा। ठीक है, अब जब देखेंगे कि यहाँ sec थीटा है, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा, 2a इंटू 2a/4 है, a से 1 कट गया, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का अगर हम देखें, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a - 4/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा a - 1/4a का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा। ठीक है, अब देखिए ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a - 1/4a प्लस ये sec थीटा का मान है a + 1/4a, तो a + 1/4 अब 1/4 1/4 कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा a और a 2a हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दो भाइयों के उम्र का अंतर उनके माता पिता के उम्र के अंतर का आधा है। बड़ा भाई 28 वर्ष का है जब छोटे भाई का जन्म हुआ था तो अभी 25 वर्ष का था। जब जन्म हुआ था तो छोटा भाई का जन्म हुआ था तो ये कितने साल का था, बड़ा भाई 25 वर्ष का था।
उस समय उनके पिता की उम्र कितनी थी, 38 वर्ष थे। तो उनके माता की उम्र क्या होगी। अब देखिए ये फादर हैं, ये मदर है, ये दोनों भाई हैं। अब देखिए जब छोटका पैदा हुआ था तो इसका भैया कितना साल का था, 25 साल का था। बात को समझिएगा। लेकिन अब अगर वर्तमान में आया जाए तो वो 28 साल का है। तो इन दोनों के बीच उम्र का गैप कितना है, तो 3 साल का है। बात को समझिएगा। इन दोनों के बीच जो उम्र का अंतर है वो कितना साल है, 3 साल है। यानी कि जब 0 साल का होगा छोटका तो इसका बड़का भैया कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। तभी तो 25 साल बाद अगर छोटा वाला 25 साल का होगा तो बड़ा वाला कितने साल का होगा, 28 साल का होगा। अब देखिए अगर ये भाई 25 साल का है और इसके पिताजी 38 साल के हैं तो इन दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, 38 प्लस 25, यानी इसके फादर का उम्र कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4 2 6, यानी कि फादर का इसका उम्र 63 साल का हो जाएगा। फादर का उम्र इसका 63 साल का हो जाएगा। ठीक है। जब उनका जन्म हुआ था तो अभी 25 वर्ष का है, उस समय उनके पिता की उम्र 38 वर्ष थे, तो उनके माता की उम्र क्या होगी, यानी कि उम्र के अंतर का आधा जो है, ये दोनों भाइयों की उम्र का अंतर आधा। अब देखिए अगर ये 3 साल का है तो 63 में से 3 और 3 6 साल हम घटा देंगे, 6 साल माइनस कर देंगे तो यह इसके माता का उम्र आ जाएगा। तो 13 में से 6 गया 7, यानी कि इसके माता का जो उम्र होगा वो कितने साल का होगा, 57 साल के होगा। यानी कि इसके माँ का उम्र जो होगा 57 साल का होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि ए बराबर x प्लस 1 बटा x माइनस 1 हो तो a माइनस 1 बटा ए का मान क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, अगर x का मान अगर हम 2 ले लें, ठीक है, 2 इसलिए लेते हैं कि 2 में से माइनस से घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो एक x का मान 2 रखेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1, यानी कि 3 बटा 1। जब a का मान हमारे पास 3 आ गया तो 1 बटा a का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा 3 आ जाएगा। तो बस 3 माइनस 1 बटा 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 के 9 माइनस 1 बटा 3, यानी कि 8 बटा 3 क्या आ जाएगा, 8 बटा 3। अब देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ऊपर वाला में 8 किस में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 गुना 2 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 8 बटा 3। तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब RD 27 का औसत बनाए रखी है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षा दी हुई है। सुबीर के प्रदर्शन के मेल खाने के लिए रुचिका का शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर, यानी क्या नाम है, सुबीर के बराबर आ जाना चाहिए। तो और 4 परीक्षा देनी है तो इसका औसत स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बट्टा संख्या, यानी कि नंबर, सभी संख्याओं को योग बट्टा सभी संख्या। अगर हम यहाँ से सम देखते हैं तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुना नंबर, यानी टोटल नंबर जो होता है वही होता है। अब देखिए अगर हम सम ऑफ रुबीर देखें, रुबीर का सम अगर देखें तो ये कितना एग्जाम दिया हुआ, सुबीर जो है ये कितना एग्जाम दिया है, तो 15 परीक्षा दिया है और इसका औसत अंक 29 है। तो ये क्या हो जाएगा, 29 और 15 में 290 और 15 45 के 5 हाथ में 4 5 9 10 4 14, यानी कि 5 9 4 13 के 3 हाथ में 435, यानी कि ये क्या हो जाएगा 435 इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा। अगर सम ऑफ इसका देखते हैं, रुचिर का देखते हैं, रुचिरा का, तो क्या हो जाएगा, 11 परीक्षा दी है और 27 का औसत है। तो 11 गुना 27 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 270, यानी कि 297 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना, 15 में से 7 गया 8, 12 में से 9 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि कितना इन लोगों का अंतर आ गया 138।
तो और 4 परीक्षा देना है किसको, रुचिरा को। तो 138 नंबर चाहिए सुबीर के बराबर। तो 4 के हिसाब से इसको कितना एवरेज चाहिए, तो 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, यानी कि इसे 34.5 के हिसाब से स्कोर करना होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लीजिए ये वृत्त का 16 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है 16 सेंटीमीटर। एक और वृत्त है जो इसको स्पर्श कर रहा है, उसका क्या है, उसका 9 सेंटीमीटर, क्या है 9 सेंटीमीटर। अगर इसे सेंटर 1 कर दें, ठीक है, इसे अगर हम सेंटर 1 इसे सेंटर 2 कर दें, तो सेंटर 1 से सेंटर 2 तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 25 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे कह रहा, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा इस तरीके से स्पर्श कर रही है, मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जहाँ गिरता है ना, ये जो होता है ये लंब हो जाता है, यानी कि ये एंगल जो होता है स्पर्श रेखा जहाँ टच करता है वहाँ से सेंटर तक क्या होता है, लंब होता है। अगर हम यहाँ से इस पर भी लंब डाल दें तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसका तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी त्रिज्या ही होगा 16 और ये भी त्रिज्या ही होगा 9। ठीक है, अब ये 9 है, ये 16 है, तो अगर हम यहाँ से इस तरीके से एक डॉटेड लाइन लेके हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 16 है, ये 9 है, तो ये भी 9 होगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात को समझिएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई 25, इसकी 7 हो गई। तो ये अगर कर्ण होता है तो कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे, अगर कर्ण इसे ए बी कर दें तो इस ए बी का मान हम कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही तो ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। जब इसको करेंगे 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 11 में 4 गया 7 और 5 में से 4 गया सॉरी नहीं 12 में से 11 में 4 गया 7, ये हो जाएगा 576। 576 किसका होता है, तो 24 का। तो इन दोनों के बीच की लंबाई क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, ठीक है, तो 24 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका, इसे हम एक शॉर्ट मेथड से भी करते हैं, जब इस तरीके से बाह्य स्पर्श करे, स्पर्श की लंबाई पूछे, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे उभयनिष्ठ रेखा की, तो हम कह देते हैं 2 इंटू बड़ा आर और छोटका आर का गुणनफल कर देंगे। तो 2 गुना 16 गुना 9 यानी क्या हो जाएगा 144, यानी कि 2 गुना 144, 144 का मतलब होता है 12, यानी कि 2 गुना 12 यानी कि 24 आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। यानी हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए इसे हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है, मान लीजिए हमको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल हमको नहीं निकालना है। अगर बात की जाए तो एसआई की बात की जाए तो पहला साल और दूसरा साल की अगर हम बात की जाए तो 2 साल में इसके 1200 रुपया मिलता है, यानी कि पहला साल 600 रुपया मिला होगा और दूसरे साल 600 रुपया मिला होगा, यही मिला होगा। अब देखिए लेकिन 2 वर्ष में ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 1290 मिल जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी कि 90 रुपया 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगा होगा 90 रुपया और लगा होगा, तो ये 90 रुपया होगी। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है रेट, हम रेट निकालेंगे कैसे, रेट निकालेंगे 90 रुपया मिलता है किस पे 600 रुपया पे, तो 100% पे कितना मिलेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 90 काट देंगे
तो रेट क्या हो गया 15%। रेट हमारा क्या हो गया 15%। अब देखिए इसका इस रुपया का यानी यहाँ पे क्या रुपया होगा जिसका 15% 600 होगा। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 4000 रुपया ही एक है जिसका 15% कीजिएगा तो 600 आएगा। बात को समझ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना होगा 4000 होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 15 चौके 60 हम लोग सीधे लिख रहा है कि 4000 का 15% क्या होता है 2 जीरो से 2 जीरो 15 चौके 60 यानी कि 600। तो हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² माइनस 2p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर कब कब होंगे जब b² माइनस 4ac का मान 0 होगा। बात तो समझे। मूल बराबर होंगे जब b² माइनस 4ac का मान 0 होगा। ये इक्वेशन क्या है देख लीजिए एक बार। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये यही इक्वेशन है। ठीक है। यहाँ से b हमारे पास क्या दिख रहा है तो b हमारा दिख रहा है 2 इंटू पी प्लस 1 यानी कि 2 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है 4 है 4 c क्या है p प्लस 4 c क्या है p प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए 2 p प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम इसे खोल दें इसको गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2 का होल स्क्वायर यही होगा 2p प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये 2p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2p इंटू 2 माइनस 4 चौके 16p प्लस 16p प्लस 4 चौके 16 चौके 64 क्या हो जाएगा 64 बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा 4p² प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8p माइनस का 16p माइनस का 64 बराबर 0। अब देखिए 4p² प्लस 8p और 16p यानी कि माइनस का 8p और 64 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 माइनस का 60 बराबर 0। अगर हम इसे 4 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा p² माइनस 2p माइनस ये हो जाएगा 15 बराबर 0। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो तोड़ हम क्या देंगे p² माइनस का 5p माइनस का 3p प्लस का 3p माइनस 15 बराबर 0। p यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 5 प्लस 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो p माइनस 5 बराबर 0। इक्वेशन क्या आ गया p माइनस 5 इंटू p प्लस 3 का मान 0। अगर p माइनस 5 बराबर 0 रखते हैं तो p का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। p का मान 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो नेगेटिव हो जाएगा तो उसे हम नहीं लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है यदि 450 रुपया की धनराशि सरल ब्याज पर 3 वर्ष में 504 हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर 650 रुपया की धनराशि 2.5 वर्ष में कितने हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है 450 रुपया टाइम दिया है 3 वर्ष। अगर हम SI की बात करें तो SI कितना हो जाता है 504 टोटल होता है किसमें तो माइनस कर देंगे 450 से यानी कि ये कितना हो जाएगा SI कितना हो जाएगा 54 रुपया SI हो जाएगा। तो 54 रुपया SI हो गया तो हम क्या जानते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100। यहाँ से रेट हमारा क्या हो जाएगा SI गुना 100 बटा PT। SI कितना है 54 गुना 100 बटा P कितना है 450 टाइम कितना है 3। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए 5 45 5 दूनी 10 9 6 54 3 दूनी 6 यानी कि रेट कितना आ गया 4%।
जब रेट हमारे पास 4% आ गया तो कह रहे इसी ब्याज दर पर 650 की धनराशि 2.5 बरस में कितनी होगी, यानी 2 दूना 5/2 बरस में ब्याज पर साझा धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि ऐसे ही पूछ रहा है। तो ऐसे ही बराबर क्या होता है PRT 650 R4 5/2 गुने 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, इसे कितना हो जाएगा 650 रुपया, तो इसे ही हो जाएगा। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 650 में 65 जोड़ देंगे 5 6 5 11 का, एक हाथ में 715 रुपया हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 715। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है, वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। 1 2 3 मद 4 5 तक है। परसेंटेज में व्यय है 30 20 10 25 15। यदि वह 850 मद 3 पद व्यय करती है तो मद 2 और 5 पर उसका कुल व्यय कितना हो जाए। देखिए, यानी 3 पर 10% करती है तो 10% का वैल्यू 850 है। 10% का वैल्यू अगर 850 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, यही होगा। 3 और 5 पर टोटल कितना परसेंट का व्यय करती है, तो 2 और 5 पर 2 पर 20 और 5 पर 35, तो 35% का कितना हो जाएगा, तो 35% का हो जाएगा 35 गुना 85, यानी कि 8 3 के 24 2975 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 10% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 55 वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है x वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस या और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ है, सेलिंग प्राइस इधर आएगा, 55 उधर जाएगा, तो ये x/55 हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या कहता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है परसेंटेज प्रॉफिट, यही होता है। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, परसेंटेज 10% का फायदा होता है, 10% बराबर सेलिंग प्राइस कितना है 55, तो 55 माइनस x/x गुना 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये चलाएगा x बराबर 550 माइनस 10x, 10x इधर आएगा तो 11x हो जाएगा बराबर 550। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का मान 50। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 6 लड़के एवं 4 लड़कियों के एक समूह से 4 बच्चों का चयन करता है। कितने प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है जिससे कि समूह में कम से कम एक लड़का अवश्य है। अब देखिए टोटल कितने हैं 10 हैं, तो 10 में से 4 को चयन करना है तो कैसे चयन करेंगे 10C4, कम से कम एक लड़का होना चाहिए तो -4C4, यानी कि 4C4 यानी 4 बच्चों का चयन करना है, एक आपका लड़का होना चाहिए, एक लड़का उसमें अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो 4C4। ठीक है। अब चलिए 10C4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10C4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10/10 में से 4 गया, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है। 4C4 का 1 हम लिख सकते हैं, 4C4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से 10 9 8 7 6, यहाँ फैक्टोरियल 6 लिख दें तो ये फैक्टोरियल 6 काट देगा, और फैक्टोरियल 4 को 4 3 2 लिख सकते हैं, 2 से चला जाएगा, 10 को काट दीजिए 5 बार में, 3 से 9 को काट दीजिए 3 बार में, 4 से 8 को काट दीजिए 2 बार में, 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 5 हो जाएगा 210 -1, यानी कि 210 -1 यानी कि 209। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 209, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि 20% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देता है।
और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये प्राप्त करता है, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? यानी कि 20% का छूट देता है और एक 10% का छूट देता है। ठीक है, इसे हम सक्सेसिव मेथड से लेकर 20 का छूट दिया, फिर 10 का छूट दिया, तो 20 गुना 10 बटा क्या हो गया 100, ये माइनस में टोटल होता है। तो -20 माइनस का 10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2, यानी कि 20 10 30 माइनस का 30 प्लस 2, यानी कि 28% का डिस्काउंट दिया। 28% का डिस्काउंट दिया तो उसका वैल्यू कितना आता है? 108 रुपया आता है। यानी कि 72% का वैल्यू 108 रुपया है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 108 बट्टा 72। इसे हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 गुना 108 बट्टा 72। अब देखिए 12 छक 72, 12 नवा 108, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी उस वस्तु का दाम कितना था? 150 रुपया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू जरूरतों पर, शेष आय का 15% किताब पर, फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो बाकी रुपयों का संचय करता है। पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने 9,520 रुपये का संचय किया, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? हमने मान लिया इसकी मासिक आय 100 रुपया हुआ। इसने कितना खर्चा किया? तो कुल आय का 20%, यानी कि 80% खर्चा कर दिया, 20% खर्चा कर दिया। फिर शेष का आय का 15% किताब पर। ठीक है, तो 15% किताब पर करेगा तो शेष का 85%। फिर कितना करता है? 30% करता है, तो ये 70 बट्टा 100, ये किसके बराबर हो जाएगा? 9,520 के। अब काट दीजिए, फिर देंगे। ठीक है, जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अगर x का मान देखें तो 952 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटा 80, 85 और ये 7, 20 चौके 80, 20 पचे 100 हो गया। 5 से 19 पचे 17 पचे 85, 17, 5 से कट गया 20 बार में, 4 से 20 कट गया 5 बार में। ठीक है, अब देखिए हो गया। 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिरिके 21, 7 एकम 7, 7 तिरिके 21, 7 छक 42, 136 बार में कट गया। 7 से ये कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में। तो हमारे पास क्या बच गया? 50 25, 25 8 है 200, 200 और ये 100, यानी कि 20,000 रुपया। उसका मासिक आय कितना था? 20,000 रुपया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है कि AC पर D मीडियन की लंबाई है, जहाँ A -1 3, B 1 -1, C 5 1 है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ये है, AC पर D मीडियन है, ये A है, ये C है, ये B है, इस पे मीडियन क्या है? D है। हमसे पूछा है BD का लंबाई ज्ञात कीजिए। A का कितना दिया है? -1 3, B का 1 B का 1 -1 और C का 5 और 1। अब देखिए, अब इस D का मान क्या होगा? D का मान होगा -1 प्लस 5 बट्टे 2 और 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 बट्टे 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 4 बट्टा 2, 2 और 3 प्लस 4 बट्टा 2, यानी कि 2। इन दोनों के बीच की लंबाई क्या होगी? डी। ये इस पॉइंट का मान क्या हो गया? D हो गया। अब BD की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो BD की लंबाई क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि दो रेखा, अगर एक रेखा की लंबाई हमको ज्ञात करना है, दोनों पॉइंट दिया है, तो हम क्या करते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों में x 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर
+3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी कि 1 + 9 क्या हो जाएगा √10। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बी और डी की लंबाई क्या हो जाएगी √10। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि 3a = 2b = c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए 3 2 6, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर a 3 दूनी 6 तो a का अनुपात देखा जाए तो a हो जाएगा 1/3, b हो जाएगा 1/2 और c हो जाएगा 1, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आ जाएगा 1/3, 1/2, 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक डेटा का सेट का गुणांक 64 है तो मानक विचलन क्या हो जाएगा। मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है मोड ऑफ √ गुणांक या प्रसरण या जो भी गुणांक क्या दिया है गुणांक। ठीक है, ये मोड रहता है, इसमें से जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव में निकलेगा, प्लस माइनस नहीं निकलेगा। तो √64 का मोड क्या हो जाएगा, यानी कि 8 होगा, सिर्फ 8 होगा, प्लस माइनस 8 नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों की मासिक औसत आमदनी 120 है। यदि पदाधिकारियों की औसत आमदनी 460 है तथा अन्य कर्मचारियों की औसत मासिक आमदनी 110 है, यदि पदाधिकारियों की संख्या 15 हो तो कार्यालय में अन्य कर्मचारी की संख्या क्या होगी। इसे एलिगेशन से बनाएंगे, कैसे, कर्मचारी और अधिकारी, यही है। ठीक है, ओवरऑल देखिए, ओवरऑल कितना इसका औसत है तो 120 औसत है, और कर्मचारी का जो दिया गया है, कर्मचारी का कितना है 460 है, अधिकारी का पदाधिकारी है ये, पदाधिकारी का 460 है, जबकि कर्मचारी का मासिक औसत आमदनी कितना है 110 है। ठीक है, अब देखिए 460 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 340, 120 में से 110 घटाएंगे कितना आ गया 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये 34:1 आ गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पदाधिकारियों की संख्या 15 है, यानी अगर ये 15 गुना कर दें तो ये 15 कर्मचारी हो गए, तब 34 को 15 से गुना करेंगे, तो 34 को 15 से गुना करेंगे तो 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 5 3 15 2 17, 1 4 4 1 3 3 0 7 4 1 हाथ में 1 1 2 3 5, यानी कर्मचारियों की संख्या कितने हो जाएगी, तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 510 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 0.25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण क्या हो जाएगा। 25 का देखिए बाइनरी निरूपण हमसे पूछे ना, तो देखिए किस तरीके से लिखे, अपना दाहिना तरफ से लिखिए 1, फिर लिखिए 2 4 8 16 32 64, ऐसे ही लिखते जाइए दाहिने तरफ से। अब देखिए हमसे क्या पूछा 25, टोटल वैल्यू कितना होगा 25। अब देखिए 25 किस किस में आ सकता है, तो 16 8 24 और 1 25, जिसको आप जोड़ेंगे उसके सामने 1 लिखिए, इसको नहीं जोड़ेंगे तो इसके सामने 0 लिखिए, इसको नहीं जोड़ेंगे तो इसको सामने 0 लिखिए, इसको जोड़ेंगे तो इसके सामने 1 लिखिए। बात को समझ जाइए, ये क्या हो जाएगा, इसका 25 का निरूपण हो जाएगा 1 1 0 0 1, यानी जिसको आप जोड़ेंगे उसके सामने 1 लिखिए, 16 को जोड़े 16 8 24 और 1 25, जिसको नहीं जोड़ा उसको सामने 0 लिख दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 4 घंटियाँ एक साथ बजने लगी, फिर क्रमानुसार 8 9 10 और 15 सेकेंड के अंतर में बजने लगी, तो कितने सेकेंड के बाद पहली बार चारों घंटियाँ एक साथ बजने लगी। सबसे पहले क्या कीजिए, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, 8 9 10 और 15, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा
हम देखेंगे एक बार 3 से चल जाइए, 8 3 के 9 10 3 5 15। फिर एक बार 5 से काट दीजिए, 8 3 5 दूनी 10 1। इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता, एक बार और कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8 3 1 और 1, ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 12 दूनी 24 24 5 120 120 दिया 360, यानी कि ये 360 सेकेंड के बाद फिर एक साथ बजने लगेंगी और 360 सेकेंड पहले ये भी एक साथ बजी थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कंप्यूटर के एक खेल में एक बिल्डर 5 घंटों में एक दीवार निर्मित करता है। मान लीजिए एक ये है जो 5 घंटे में दीवार को निर्मित करता है, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एक बी जो है विनाशक है, जिसे 7 घंटे में पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, परंतु 3.5 घंटे के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया गया, तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35। अगर एक एफिशिएंसी देखें तो 35/5 यानी कि 7 की क्षमता से ये काम करेगा, और ये करेगा 35/7 यानी कि 5 की क्षमता से काम करेगा। ये विनाशक है। अब देखिए 3.5 घंटा बाद विनाशक को भगाया जाता है, तो 3.5 घंटा में ये जो विनाशक है 5 के एफिशिएंसी से कितना विनाश कर देगा, तो ये कर देगा 50 25 के 5 हाथ में 2 5 या 15 2 17, यानी कि 17.5 को विनाशक कर देगा। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 4 1 5, यानी कि टोटल कार्य कितना कर दिया 52.5 टोटल काम करना है। बात को समझिएगा, क्योंकि ये तो विनाशक है, विनाश करेगा ना, ये तोड़ देगा फोड़ देगा, विनाशक यही ना करेगा। अब ये जो 7 की क्षमता से ये जो है इस काम को कितना देर में करेगा, तो 52.5/7 ये करेगा 7 7 49 7 7 49 और 7 5 35, यानी कि 7.5 घंटा में इस काम को क्या कर देगा, निपटारा करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यदि एक बहुभुज में 54 विकर्ण है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए विकर्ण दिया है, भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। विकर्ण बराबर क्या होता है, n × n-3/2। क्या होता है, n × n-3/2। अब विकर्ण की संख्या कितना दिया है, 54 दिया है, तो यहाँ n × या तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, या हम क्या कर देंगे, एक ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन ए 11। तो ये 11 × 11 - 3 8 2 चौके 8 54 आता है, नहीं आता तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी उठाते हैं 12, यानी कि 12 × 12 में से 3 गया 9/2 2 छक 12 9 छक 54, यानी कि विकर्ण कितना आ गया 54 आ गया। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी n विकर्ण की संख्या कितना होगी 12 होगी। क्या होगा 12 हो जाए, भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।